Good morning everyone. Today we are going to discuss very important topic of physics, that is वेक्टर। आज हम लोग बच्चों वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। फिजिक्स आने के लिए आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत है। एक तो बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए और वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ों पे अगर आपके कमांड अच्छे से हो गए तो यकीन मानिए फिजिक्स को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर बना दिए हैं, एक ही वीडियो में कवर हो गया है वो, तो आप जाके उसे आई बटन पे मैं दे दूंगा, उस पर देख लीजिएगा। आज हम लोग वेक्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर को अच्छे से थॉरो स्टडी करेंगे, 2-4 लेक्चर या जितने भी लेक्चर में ये कवर हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से क्लियर हो और वेक्टर क्लियर, तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत फिजिक्स में आने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर बच्चों क्या होता है, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में पढ़ेंगे क्या कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन हो साथ में मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। इतनी चीज़ें पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन अब आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ में वेक्टर के नियम को भी फॉलो करे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, पहली तो बात इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है ना। वेक्टर तो बाद में लिख लेंगे, पहले फिजिकल क्वांटिटी समझ लें। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, ठीक है ना। तो फिजिक्स में जितने भी टर्म इन्वॉल्व हैं वो ऐसे ही टर्म है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जिसकी मेजरमेंट नहीं है वो फिजिक्स के टर्म में नहीं आती है, ठीक है ना। कैलकुलेशन बेस्ड है बेसिकली सब कुछ, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है ना। ऐसी क्वांटिटी क्या हो सकती है, बहुत सारी क्वांटिटी है। टेम्परेचर है, हीट है, स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत दुनिया भर की क्वांटिटी है। मतलब जितनी भी फिजिक्स में टर्म आप सुनेंगे वो सारी की सारी क्या हैं, मेजरेबल है। मेजरेबल है तभी हम फिजिक्स में उसका यूज कर रहे हैं, अदरवाइज उसका यूज हम नहीं करते, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो बात हो गई फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब पहली बात तो ये है कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत, तो वेक्टर को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो लॉजिकल सी बात है कि स्केलर क्वांटिटी से हमारा पूरा काम कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। मतलब फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे या फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे स्केलर क्वांटिटी पूरा हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होगा, मतलब डेटा सफिशिएंट नहीं होगा, और भी कुछ हमको उसके साथ चाहिए। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आप जहाँ कहीं पे भी हो, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, वहाँ से मेरी दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, कुछ भी। तो 20 किलोमीटर एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सफिशिएंट डेटा नहीं है, ठीक है ना। 20 किलोमीटर किधर की तरफ है, हमको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। आप इतने इन्फॉर्मेशन से मेरे तक पहुंच नहीं सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह वेलोसिटी है, उसी तरह टॉर्क है, उसी तरह फोर्स है। मैं कहूँगा कि मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, बात समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन का फोर्स कैसे लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन फोर्स इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ कि 10 न्यूटन फोर्स ऊपर से लगा रहा हूँ कि 10 न्यूटन फोर्स साइड से लगा रहा हूँ। यानी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जिनमें मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए था, लेकिन साथ में डायरेक्शन रहता, तब जाके हमको पूरा कंप्लीट डेटा मिल जाता, मतलब उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाती, तब फिजिक्स को समझने में हमको ज़्यादा आसानी होती। तो वैसे डेटा को हम किस में रखते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी में। हाँ, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती,
तो वो किस में आता है, स्केलर में था। जैसे मैं कहूँ कि मेरा मास है 30 kg, 30 kg ये सफिशिएंट डेटा है। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि मास 30 kg इस डायरेक्शन में मास है, ये तो खुद में ही गलत लग रहा है, ठीक है ना। मैं कहूँ कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर आज कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो बस 40 डिग्री सेल्सियस सफिशिएंट डेटा। अब ये नहीं बताना है कि 40 डिग्री सेल्सियस आज ईस्ट में है कि नॉर्थ में है कि वेस्ट में है। बात समझ में आ रही है। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो अपने आप में ही कंप्लीट हैं अगर उनका केवल मैग्नीट्यूड हमें पता है तो, ठीक है ना। क्या होना चाहिए बच्चों, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। क्या हो गया बच्चों तुम्हारा, एक मास हो गया, दूसरा स्पीड हो गया, फिर डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस मतलब दूरी बच्चों, ठीक है। और बताइए, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। बहुत सारे हैं, सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके मैग्नीट्यूड ही अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। उसी के अपोजिट में क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो काम होना नहीं है, ठीक है। साथ में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी जाहिर सी बात स्केलर से अलग है, ठीक है ना, तभी तो इसका एक अलग नाम दिया गया वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा भी कुछ अलग होगा। तो वो जो अलजेब्रा है वो भी नेसेसरी है किसी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए, मतलब कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना चाहिए, या फिर लॉज ऑफ वेक्टर लिख लो, या फिर वेक्टर एडिशन, जो आपको इच्छा करे वो लिख लो। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर के जो नियम बने हुए हैं उसको सेटिस्फाई करता है, तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल क्या है आपका, फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, मोमेंटम है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर टॉपिक कवर करेंगे आपको सारे उन सब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चर्चा थी किस पे, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली दो पार्ट में रखा गया, स्केलर और वेक्टर। स्केलर किसे कहेंगे और वेक्टर किसे कहेंगे, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो स्केलर से तो हम परिचित हैं बच्चों, ठीक है ना। आज हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट टाइप ऑफ वेक्टर तो कवर हो जाए, बाद में फिर आगे भी देखा जाएगा। चलिए, देखिए बच्चों, वेक्टर, ठीक है ना। अब वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर से तो अलग है, ये तो हमें पता चल गया। यानी इसको डिनोट करने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जो ये अपने आप को एक दूसरे से अलग बता सके। तो इसीलिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा, मान लीजिए यहाँ पे हम ए टर्म लिख दिए, दूसरा बी लिख दिए, मुझे कैसे मालूम है कि ये वेक्टर है और ये स्केलर है, या फिर ये स्केलर ये वेक्टर है। यानी कुछ तो ऐसा सिंबल होगा जिससे हमें ये पता चल सके कि हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी वेक्टर है, ठीक है ना। तो उसके लिए बच्चों एरो से डिनोट करते हैं। ये एरो क्या बताता है, वेक्टर को डिनोट करता है, ठीक है ना। वेक्टर क्या करता है बच्चों, डिनोट करता है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें ये एरो बच्चों जो है ये डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है ना। वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बताने का काम इसका है, ठीक है। तो इसका क्या काम है बच्चों, ये जो लेंथ इतनी बड़ी बनी हुई है, ये जो लेंथ वाला पोर्शन, ये क्या बता रहा है बच्चों, मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बता रहा। क्लियर। यानी अगर मैं कहूँ, मैं कोई क्वांटिटी लिख दूँ, जैसे फोर्स लिख दिया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको इसके ऊपर एरो लगा देंगे। यानी मुझे अब ये पता चल गया कि ये जो भी क्वांटिटी है वो क्या है, वेक्टर है।
उसी तरह वेलोसिटी हो गया, एरो लगा दोगे ऊपर, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड 12th में आओगे तो बच्चों पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये समझना ज़रूरी था कि ये जो इस पर एरो लग रहा है, ये जो पॉइंटेड साइड है, ठीक है ना, इसको हम डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो लेंथ है वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा। साथ ही साथ में ये भी समझ लीजिए कि अभी हम लोग जो वेक्टर के नियम के हिसाब से वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे, तो उस समय इसको हेड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? हेड, ठीक है। जो पॉइंटेड साइड है क्या है, वो हेड है, और ये जो है ये टेल, ठीक है। क्लियर है? तो वेक्टर को डिनोट करने का तरीका ये। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर मैं मान लो कोई ए लिख दूं, ऐसे क्वांटिटी कोई बी लिख दूं, और इस पे ऐसे साइन बना दिया, इस पे कुछ नहीं बनाया, ठीक है, और लिखा हूं मैं लॉजिकली सही, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ए जो भी क्वांटिटी होगी वो वेक्टर होगी, बी क्या होगी, स्केलर होगी। तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग वेक्टर के छोटे छोटे बातों को समझ लिए, तो टाइप ऑफ वेक्टर पे आते हैं, ठीक है ना। वेक्टर बच्चों कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है ना, ये भी दिमाग में रखना है। वेक्टर एज सच कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन वेक्टर के बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो अच्छे से, इनफैक्ट पूरी मैकेनिक्स नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है ना। 11 का जो पहला पार्ट है, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, ठीक है ना, वहाँ से लेके ग्रेविटेशन तक पहला पार्ट होगा, अगर आप सीबीएसई की बुक फॉलो कर रहे हो तो बिना वेक्टर के उतने पूरे पोर्शन चालू नहीं हो सकते, ठीक है ना। हाँ, ये बात अलग है, मुझे समझ में आज तक नहीं आता है क्यों मोशन इन प्लेन में वेक्टर का जिक्र किया गया। इनफैक्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी ये सारे टर्म आएंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, तो उसे पहले देना चाहिए था। इसलिए मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है। पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, उसके बाद वेक्टर डिटेल में आना चाहिए। तो समय जैसे जैसे बीते जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि फिजिक्स आपके लिए कितनी सरल हो गई। चलिए, अब हम लोग बच्चों पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर तो ऐसे बहुत सारे बहुत टाइप के होते हैं, हम उनकी ही चर्चा करेंगे जो बेसिक वेक्टर है, ठीक है ना। बाद में किसी और चैप्टर में कोई वेक्टर आएगा तो उस समय उसका हम डिस्कशन कर लेंगे। तो पहला जो बच्चों है वेक्टर को हम लोग कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। क्या है बच्चों? कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको फिगर के थ्रू समझा दूंगा, आप डेफिनेशन खुद से लिख देना। ऐसा वेक्टर जो बच्चों एक प्लेन में हो, ऐसा वेक्टर जो एक प्लेन में हो। तो देखो बच्चों, प्लेन क्या होता है? जो दो एक्सिस से मिलके बने, एक्स वाई एक्सिस से मिलके एक प्लेन बनेगा, वाई जेड एक्सिस से मिलके बनेगा प्लेन, जेड एक्स से मिलके बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई ऐसा वेक्टर है जो एक प्लेन में हो, जैसे मान लीजिए हमने एक प्लेन बना लिया, क्लियर, तो इस प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे ये सारे कैसे होंगे? कोप्लेनर वेक्टर। को का मतलब साथ हो गया, प्लेनर का मतलब प्लेन से है, मतलब जो एक प्लेन में सारे वेक्टर हैं वो क्या हो गए? कोप्लेनर वेक्टर हो गए। तो सिंपल सा है, टाइप ऑफ वेक्टर बहुत टफ नहीं है, जैसा नाम है वैसा ही दिमाग में कंसेप्ट बना लेना है आपको। दूसरा देखिए बच्चों, इसी का भाई एक आ जाता है जो कहता है कि मैं एक प्लेन में नहीं रहूँगा, तो उसका नाम क्या पड़ गया? नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा वेक्टर जो एक प्लेन में ना हो। एक प्लेन में ना हो तो कहाँ हो? दूसरे प्लेन में? नहीं, दूसरा प्लेन भी तो प्लेन ही है ना, मतलब एक से ज़्यादा प्लेन में हो। तो एक से ज़्यादा प्लेन में हो मतलब दो प्लेन इन्वॉल्व है, दो प्लेन इन्वॉल्व है, इसका मतलब वो कहाँ पर है? स्पेस में है, ठीक है ना। ऐसा वेक्टर जो कहाँ पर हो? स्पेस में हो, यानी 3 डायमेंशनल फिगर होना चाहिए। तो देखिए मैं 3D फिगर एक बना देता हूँ, क्लियर है? ये हो गया हमारा। इसमें जो वेक्टर अगर ऐसे बना दिए हम, ये तो 3D है ना, इसका एक्स वाई जेड एक्सिस सब होंगे, तो ये वेक्टर बच्चों क्या हो गया हमारा? नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। आइए थर्ड वेक्टर पे आते हैं। थर्ड वेक्टर क्या होता है बच्चों? थर्ड वेक्टर होता है हमारा पैरेलल वेक्टर। ये भी नाम से ही क्लियर है। ऐसे वेक्टर, ध्यान से सुनिए, जो इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट मैं उसे लिखवा दूंगा।
लेकिन डेफिनेशन सिंपल सा है तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। पैरेलल नाम से ही पता चल गया कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। मतलब अगर एक वेक्टर ऐसे है, मान लेते हैं ये A है, ये वेक्टर क्या है, B है, क्लियर। तो A और B वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। और अच्छे समझना चाहते हो तो इसको कुछ फोर्स हम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्स किधर लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऐसे वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कितने वेक्टर हो गए बच्चों, 3। ठीक है, चौथा वेक्टर देखिए, फोर्थ वेक्टर क्या है बच्चों, इक्वल वेक्टर है। क्या है, इक्वल वेक्टर। ठीक है, नाम से ये भी क्लियर है। इक्वल टर्म तो आते ही आपका दिमाग एकदम दौड़ जाता होगा, मैथ में खूब इक्वल पढ़े। और अगर 11th की मैथ अभी पढ़ रहे होगे तो उसमें फंक्शन, डोमेन, रेंज ये सब तो पढ़ ही रहे होगे। अच्छा, तो ज़रा थोड़ा सा हट के देख लेते हैं। ये बात बच्चों देखो, ये x है और मैं कह रहा हूँ कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है, इक्वल है ना ये इसके, क्या मतलब इक्वल लिखा हूँ तो क्या ये सही है, तो ये सही नहीं है बच्चों। क्यों, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन देखोगे तो ऑल रियल नंबर है। ठीक है ना, x इज डिफाइंड एवरीवेयर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन इज डिफाइंड। लेकिन बच्चों ये x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं हुआ, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर माइनस, मतलब एक्सेप्ट 0, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इक्वल होने का मतलब कि हर चीज़ में इक्वल हो। ठीक है ना, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते थे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब उसका रियल पार्ट भी इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है। उसी तरह अगर कोई इक्वल वेक्टर है, तो वेक्टर अगर इक्वल है तो वेक्टर की जितनी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है सब सारे में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब मैं कहूँ यहाँ पे कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ये मान लेते हैं ए वेक्टर है कोई, और मैं कह रहा हूँ इस वेक्टर के इक्वल है बी वेक्टर, यानी इस बी वेक्टर की प्रॉपर्टी सारी ए वेक्टर की होनी चाहिए। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 10 होना चाहिए, डायरेक्शन भी जिधर है ए वेक्टर का उधर होना चाहिए। ठीक है ना, हर तरह से बी वेक्टर ए के बराबर होना चाहिए। यानी ए वेक्टर बच्चों किसके बराबर है, बी वेक्टर। ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और ए का बी के अलॉन्ग डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही थोड़ा सा आपका मैथ के साथ क्लब कर दिए हैं कि आपको समझ में ज़्यादा है। इनफैक्ट मैथ को जितना अच्छे से क्लब करना आप सीख जाओगे, ठीक है ना, फिजिक्स उतनी सरल हो जाएगी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ लीजिए कि मैं 50% क्वेश्चन आपके 11th में जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उससे इन्वॉल्व कर दूंगा, वही होता है। बाकी और फिजिक्स को टफ किया ही नहीं जा सकता, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मोशन इन प्लेन मतलब प्रोजेक्टाइल पढ़ना है। प्रोजेक्टाइल मतलब किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो पैराबोलिक पाथ लेगा, तो मैं उसको क्वाड्रेटिक मोशन के साथ जोड़ दूंगा। और बनता है, सवाल ऐसा बनते हैं, आपको दिखेगा कि अगर मैं कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिख दूँ कि y इक्वल टू √3x - x स्क्वायर, तो ये प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट सब कुछ निकाल सकते हो आप इस इक्वेशन से। ये बेसिकली इक्वेशन किसकी है, क्वाड्रेटिक की है। उसी तरह तीसरा जो चैप्टर आपका आएगा सर्कुलर मोशन आएगा। हम लोग SC वर्मा को फॉलो करेंगे, तो उसमें एक एक टॉपिक एक चैप्टर की तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैथ भी आपको उतनी ही अच्छे से आनी चाहिए जितने अच्छे से फिजिक्स आनी चाहिए। अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, इक्वल वेक्टर में क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है। तो क्या इक्वल वेक्टर पैरेलल है, तो पैरेलल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर पैरेलल है। क्या पैरेलल वेक्टर इक्वल है, तो पैरेलल वेक्टर इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके लिए मैं नोट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये समझने वाली बात है। इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, बट पैरेलल वेक्टर may or
मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, तो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो पैरेलल वेक्टर इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं होगा। लेकिन इक्वल वेक्टर हमेशा ही पैरेलल होगा, ये ध्यान रखना है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एसर्शन रीजन में क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हो सकता है ऐसे क्वेश्चन कुछ दिए हों। चलिए पांचवा वेक्टर देखते हैं बच्चों। पांचवा वेक्टर बहुत ही खूबसूरत सा वेक्टर है, ठीक है, अपोजिट वेक्टर। और मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ वेक्टर इससे ही टफ करूँगा। तो जो इंपॉर्टेंट वेक्टर है उस पर मैं एस्टेरिक का साइन बना दे रहा हूँ, इस वेक्टर से ही मैक्सिमम में टफ करूँगा, ये ध्यान में रखिएगा बात आप। तो अपोजिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल फिगर से समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं बच्चों कोई बॉडी, मैं कहूँ कि इधर से एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों, सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान दो। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये क्या था, ये वाली चीज़ थी, तो इसको अपोजिट होना है तो यहाँ पे माइनस लगा दिए। यानी यहाँ से एक चीज़ तोते की तरह रट लेना आप, माइनस साइन किस पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है, डायरेक्शन के लिए। ये माइनस साइन किस पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है, डायरेक्शन के लिए। कैसा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। वेक्टर में प्लस माइनस का रोल किसके साथ है, डायरेक्शन के साथ है, क्लियर है ना। स्केलर क्वांटिटी की तरह नहीं है कि आपका हीट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। इसमें क्या है, नेगेटिव साइन डिनोट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए 5 तरह के वेक्टर हो गए, छठवें वेक्टर पे आते हैं। यूनिट वेक्टर होता है, क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका भी नाम से ही बात समझ में आ रही होगी आपको। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, मतलब कि मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, और डायरेक्शन क्या हो, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, ठीक है ना। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। कोई डायरेक्शन होगा उसका स्पेसिफिक होगा, क्लियर है। इसका भी बहुत रोल आना है जब हम नॉन कोप्लेनर वेक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो। अब देखो बच्चों, किसी मान लो मैं कहूँगी कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, क्लियर है। यानी इस वेक्टर के अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना चाहता हूँ। ध्यान से बात को सुनना, ये एक वेक्टर है जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहता हूँ, मतलब मुझे केवल इसके डायरेक्शन से मतलब है, यानी मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो कॉमन सी बात है, क्या लिखता मैं, इस वेक्टर को लिख लेता, इसमें मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन दोनों है, और इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता, तो इसके पास क्या बचता, केवल डायरेक्शन बचता। तो इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। ये क्या है बच्चों, कैप, टोपी की तरह जो बना हुआ है, क्लियर है। और क्लियर हो जाएगा, देखो कैसे। अगर मैं कहूँ कि किसी बॉडी पे बच्चों फोर्स लग रहा है, किधर, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। मान लेते हैं डायरेक्शन क्या है, एक्स है। अब मैं कहूँ कि मुझको इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो यूनिट वेक्टर इसका लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, मुझको डायरेक्शन से मतलब है। यूनिट वेक्टर हमको क्या देगा, डायरेक्शन देगा, मतलब केवल डायरेक्शन आना चाहिए। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से देखो, वेक्टर हमारा क्या हो गया, 5 न्यूटन का, डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन, और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या बच गया बच्चों, बस केवल डायरेक्शन बच गया। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली
किसी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन देने के काम में आता है। अब किसी को भी डायरेक्शन नहीं दे देंगे, वो खुद में वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। अब स्केलर को तो डायरेक्शन नहीं दे सकते ना, डिस्टेंस है तो उसको क्या डायरेक्शन देंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा तभी होगा। तो यानी हमको किसी वेक्टर के अलोंग में दूसरा वेक्टर लिखना हो, जैसे मान लीजिए मैं कहता कि मुझको एक्स डायरेक्शन ही में एक फोर्स लगाना है जो 10 न्यूटन का हो, यानी इस वेक्टर से पहले हम डायरेक्शन निकाल लेंगे, फिर उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है। साथ में इसी में समझते चलो कि ये बच्चों हमारी एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। क्लियर? तो एक्स एक्सिस मतलब एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी एक्स डायरेक्शन को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स डायरेक्शन। मतलब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कहूँ कि एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूँ तो क्या लिख देंगे? आई कैप। आई कैप लिख दिया, या फिर मैं एक्स डायरेक्शन बोलूँ, दोनों एक ही बात, ठीक है। उसी तरह वाई डायरेक्शन में किसी वेक्टर को दिखाना होगा तो जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। जेड एक्सिस में किसी वेक्टर को दिखाना होगा तो के कैप से डिनोट कर देंगे। के कैप रिप्रेजेंट पॉजिटिव जेड एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड आई कैप रिप्रेजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली नेगेटिव एक्स के लिए क्या हो जाएगा? माइनस आई, नेगेटिव वाई के लिए माइनस जे। क्लियर है? चलो, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है बच्चों। मैंने तो रब कर दिया, आप इस पर भी एस्टेरिक का साइन बना लेना, ठीक है ना। 2 वेक्टर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। कौन कौन से? अपोजिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। अब आता है बच्चों एक आपका नल वेक्टर, या फिर उसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0। अब सोचो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही नहीं, जिसका मान ही कुछ नहीं है, 0 है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन हम अपने सुविधा के साथ दे सकते हैं, अब जिस प्रॉब्लम के साथ वो अटैच हो, ठीक है ना। क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, जैसे मान लो एक कोई बॉडी, ठीक है ना, नेट फोर्स इस पे 0 है, फोर्स अलोंग बाई डायरेक्शन क्या है? 0, ठीक है ना, क्योंकि रेस्ट में है। अच्छा, इधर फोर्स लगा दिए, इधर फोर्स लगा दिए, नेट फोर्स इधर भी 0 है, यहाँ फोर्स लगा दिए, यहाँ फोर्स लगा दिए, नेट फोर्स इधर भी 0 हो गया, ये सारे फोर्स 0 है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको डायरेक्शन देना चाहूँगा तो मैं अपने प्रॉब्लम के हिसाब से इसको डायरेक्शन दे सकता हूँ, ठीक है। यानी कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है बच्चों, एनीथिंग, या फिर इनफाइनाइट आप लिख सकते हो। डायरेक्शन क्या हो सकता है? इनफाइनाइट या फिर एनीवेयर, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। क्लियर? चलो, अब इसके बाद बच्चों कनकरेंट वेक्टर है। कनकरेंट वेक्टर क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान से देखो, फिगर से ही समझ लोगे आप तुरंत ही। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई एक वेक्टर आ रहा है या फिर कोई फोर्स आ रहा है, इस पॉइंट से कोई फोर्स जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर जा रहा है, ऐसे। क्लियर है? मतलब अगर एक पॉइंट से वेक्टर निकल रहे हैं या उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो वो कैसा वेक्टर हो जाएगा? कनकरेंट वेक्टर हो जाएगा। और लॉज ऑफ मोशन में आपको कनकरेंट वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम उसमें ऑब्जेक्ट को पॉइंट बॉडी मान लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है हम लोग डायनेमिक में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब समझ लीजिए कि ये जो कनकरेंट वेक्टर हैं इनके 2 सुपुत्र हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। कौन से? एक है को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, और एक है बच्चों को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है ना। तो ये इन दोनों के पिताजी हैं, यानी इन दोनों में इनकी प्रॉपर्टी होगी। तो देखते हैं कैसी प्रॉपर्टी है। को इनिशियल, इनिशियल नाम से ही समझ में आ रहा है कोई चीज़ इनिशिएट हो रही है, कोई चीज़ ओरिजिनेट हो रही है, यानी कि ऐसा वेक्टर जो एक पॉइंट ही से निकल रहा हो बाहर की तरफ। तो ये कैसा वेक्टर हो गया? को इनिशियल वेक्टर। अगर कोई वेक्टर एक पॉइंट पे आके खत्म हो रहा
मतलब टर्मिनेट हो रहा, टर्मिनस लिखा है ना, यानी टर्मिनेट हो रहा है वेक्टर, तो ये कैसा वेक्टर हो गया, कोटर्मिनस वेक्टर। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, कंकरेंट वेक्टर। क्लियर। चलो 8 तरह के हमने वेक्टर पढ़ लिए। अब इनके बाद भी बहुत सारे वेक्टर हैं बच्चों, लेकिन वो सारे वेक्टर हम लोग जब आएगा यूज तभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे एक एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है, तो वो हम सर्कुलर मोशन में ही पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो, क्योंकि वहाँ पर सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो वहीं पे चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। कोलिनियर वेक्टर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर बच्चों क्या होगा, तो नाम से ही क्लियर है, ऐसा वेक्टर जो एक ही लाइन में हो। मतलब ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, ए वेक्टर, इसी के डायरेक्शन में एक और वेक्टर बी वेक्टर, तो ये क्या है, एक ही लाइन के अलॉन्ग है ना, तो ए वेक्टर क्या हो गया, किसके बराबर, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर, जो एक ही लाइन के अलॉन्ग लगे। चलिए, तो ये तो हो गया बच्चों बेसिक हमारा टाइप ऑफ वेक्टर। उम्मीद है कि बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग क्या क्या सीखे आज, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया, स्केलर वेक्टर और वेक्टर में, ठीक है ना। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें डेटा सफिशिएंट होता है, ओनली अगर हम प्रोवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है ना, जैसे मास हो गया, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन और भी ज़रूरत होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 5 किलोमीटर यहाँ से, तो 5 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन, ठीक है ना। हो सकता है 5 किलोमीटर में यहीं से ऊपर की बात कर रहा हूँ, या यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन वहाँ पे ज़रूरी है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट नहीं होगा, उसे वेक्टर कहते हैं। और उसके बाद हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये पढ़ें, ठीक है ना। एरो क्या बताता है, हेड क्या बताता है, टेल क्या बताता है, लेंथ क्या होता है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है, और टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस कर लिया है। तो हमने टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर तो सीख लिया है क्या क्या होता है। तो वेक्टर एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसको सॉल्व करने का एक मेथड अलग होगा, बात समझ आ रहा है। उस मेथड को पढ़ेंगे कि दो वेक्टर को सॉल्व कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा मैं चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन करा दूँ, जिससे आप एनालिसिस कर पाओ कि हाँ टाइप ऑफ वेक्टर आपको याद है कि नहीं। ये मान लेते हैं बच्चों एक हमारा स्क्वायर है, ठीक है ना, क्या है, स्क्वायर है, ध्यान से देखो, ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी स्क्वायर है, हाँ गिवन है, ये क्या है, स्क्वायर, मतलब सारे साइड क्या है, इक्वल। अब हमसे पूछा जाए, ध्यान से सुनिए, को इनिशियल वेक्टर बताइए, इसमें को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल वेक्टर बताइए, क्लियर। इक्वल वेक्टर बताइए, ठीक है। अपोजिट वेक्टर बताइए। इनफैक्ट मैंने जितने भी वेक्टर लिख दिए हैं सारे वेक्टर में पूछ सकता हूँ, बात समझ में आई। तो खैर इतने ही का डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा चलो एक और लिख लेते हैं, को प्लेनर वेक्टर बताओ। अब देखो ये हमारा स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, साइड तो सारे बराबर है, ठीक है ना। अब वेक्टर ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर। अब ये लिखना जैसे लिख रहा हो ना वैसे ही उसका सेंस होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो डबल ट्रिपल एस्टेरिक बना के समझ लो। ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट ए टू बी, ए टू बी, ए बी का मतलब ए से बी की तरफ। तो इस वेक्टर का पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा, तो पैरेलल वेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, तो इसके डायरेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन किसका है, इसका, ठीक है। यानी यहां से हम लिख सकते हैं, पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे हैं,
ए बी वेक्टर और क्या है बच्चों, डी सी वेक्टर है। ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं। साथ में देखो बच्चों, डी ए वेक्टर अगर ऐसे बना दूं मैं, तो इसके पैरेलल डायरेक्शन ये भी हो सकता है। यानी डी ए वेक्टर किसके पैरेलल है, सी बी वेक्टर के। डी ए वेक्टर किसके पैरेलल है, सी बी वेक्टर के। उसी तरह आप ए डी वेक्टर भी किसके पैरेलल कर सकते हो, बी सी वेक्टर के। क्लियर है? तो जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी आप लिख लेना। तो पैरेलल वेक्टर का काम खत्म हो गया। इक्वल वेक्टर क्या होता है बच्चों, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। तो ध्यान से देखो, ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर डायरेक्शन भी इधर है इधर है। ए बी वेक्टर को सी डी वेक्टर के बराबर नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखिएगा। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर, इसका मतलब डी टू सी डायरेक्शन इधर की तरफ है, ए टू बी डायरेक्शन इधर की तरफ है, और मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि स्क्वायर है। तो ए बी वेक्टर किसके बराबर है, डी सी वेक्टर के। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर नहीं लिख सकते, सी से डी नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो क्या लिखना चाहिए, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी डी वेक्टर। यानी ये आपस में वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट। ठीक है? और भी अपोजिट वेक्टर होता है, डी ए वेक्टर इधर हो गया, बी सी वेक्टर इधर हो गया। क्लियर है? तो हमारा इक्वल वेक्टर भी हो गया, अपोजिट वेक्टर भी हो गया। कोप्लेन वेक्टर क्या होता है बच्चों, जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। डी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, सी ए वेक्टर, डी बी वेक्टर, ये सारे क्या हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करते हैं। तो देखो ये पॉइंट अगर हम देखें तो मैं चाहूँ तो इसको इससे मिला सकता हूँ ना, डायगोनल का जो वेक्टर है। तो ध्यान से देखना, ये ऐसा फिगर है कुछ, इधर इधर और इधर, जैसे डायरेक्शन दिए हैं उसी तरह मूव करना है। ए बी मतलब ए टू बी। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर। ये वाला वेक्टर क्या है, ए सी वेक्टर है। ये वाला वेक्टर क्या है, ए डी वेक्टर है। ये तीनों कैसे वेक्टर हैं, कैसे हैं बच्चों, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है? बहुत टफ तो नहीं है ये, बहुत सिंपल सा है। तो आज बच्चों, आज के लेक्चर में हमने क्या सीख लिया कि वेक्टर क्या होता है, टाइप ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, और उन पे छोटा मोटा एक इलिस्ट्रेशन लेके आपको समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है? और उस लेक्चर के बाद फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। 2-3 वीडियोज़ में ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है? साल भर आप मेरे साथ बने रहिए, इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि जितना मुझे फिजिक्स आता है उतना तो आपको आएगा ही आएगा। और मुझे फिजिक्स ठीक ठाक आती है, इतनी आती है कि आप IIT JEE में तो आराम से फिजिक्स कर सकते हो। ठीक है? रेस्ट इस पर डिपेंड कर रहा है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।